हाय एवरीवन, फिनॉल्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थे फिनॉल के उसको डिस्कस किया था हमने। और उसमें से जो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, उनके बारे में जो है देखा था। आज कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही फिनॉल का नेमिंग रिएक्शंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए भी और जनरल भी। ये सारे रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाने के लिए जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं। उसमें से सबसे पहला है कॉब्स कार्बोक्सिलेशन। कॉब नाम है साइंटिस्ट का। यह रिएक्शन क्या होता है कॉब्स कार्बोक्सिलेशन? तो इसमें कोई फिनॉक्साइड सॉल्ट का रिएक्शन, फिनॉक्साइड सॉल्ट में जनरली सोडियम या पोटासियम फिनॉक्साइड, तो फिनॉक्साइड सॉल्ट तो कोई बना हुआ कंपाउंड नहीं रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि फिनॉल यदि अल्कली से ट्रीट करें एक्वस NaOH से तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा और सॉल्ट वाटर बनेगा, ऐसा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O। और अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन होता है, सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड या गैसियस नहीं बल्कि ड्राई आइस वाला कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कली तो रहेगा ही मीडियम में, एक्वस NaOH 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 6 atm प्रेशर के आसपास। बाद में जो है इसका एसिडिफिकेशन भी करते हैं। सबसे पहले इससे रिएक्शन होगा, उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो प्रोडक्ट के रूप में बनता है कुछ ऐसा OHCOOH। दिस इज नोन एज सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग कॉब्स कार्बोक्सिलेशन का डेफिनेशन बना सकते हैं कि द रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस इन अल्कलाइन मीडियम एट 125 डिग्री सेल्सियस एंड 6 atm प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टू गिव सैलिसाइलिक एसिड इज नोन एज कॉब्स कार्बोक्सिलेशन। कॉब तो नाम हुआ ना, कार्बोक्सिलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से जो है बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिल ग्रुप जा करके जो है जुड़ रहा है। ये स्टार्टिंग में तो फिनॉल का हाइड्रोक्सिल था ही, तो वो तो रहेगा ही, और साथ ही साथ यह नया कार्बोक्सिल ग्रुप जाके जुड़ रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। जैसे अल्काइल ग्रुप जुड़ता था तो अल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप जुड़ रहा था तो एसाइलेशन, उसी प्रकार से यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन। देखो रिएक्शन में यूज़ तो सोडियम फिनॉक्साइड हो रहा है, लेकिन आप सोडियम फिनॉक्साइड अलग से बना करके नहीं ले रहा है, बल्कि आप जिस कंटेनर में रिएक्शन करवाओगे उसमें फिनॉल लिए, ड्राई आइस मिलाए और एक्वस NaOH मिलाए। तो एक्वस NaOH जो मिलाओगे ना तो एक्वस NaOH ही पहले रिएक्शन कर जाएगा फिनॉल से और वह फिनॉक्साइड बनाएगा। देन या फिनॉक्साइड CO2 से कंबाइन करेगा, रिएक्शन होगा और फिर बनेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिर उसका एसिडिफिकेशन करने से जो है प्रोडक्ट बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड। तो यही जो है कॉब्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है कि द रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विथ ड्राई आइस इन अल्कलाइन मीडियम एट 125 डिग्री सेल्सियस एंड 6 atm प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टू गिव सैलिसाइलिक एसिड इज नॉन एज कॉब्स कार्बोक्सिलेशन। अब यदि हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है या कैसे आप इसको जो है बोल रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में जरा आज हम लोग देखते हैं। तो फिनॉल से फिनॉक्साइड बना, उसके लिए तो कोई मैकेनिज्म देखना नहीं है क्योंकि फिनॉल एसिड है, अल्कली जो है एक्वस NaOH बेस है, तो एसिड बेस का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होकर के सॉल्ट और वाटर बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब जो यहाँ बना है फिनॉक्साइड, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। कई बार पीछे बताए हैं कि जो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं वे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के चलते, और वे न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होंगे। अब यदि आप इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड
एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का स्पीसीज है और रीजन है कि यहाँ कार्बन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा पाई करके है। तो इसमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसका जब पाई इलेक्ट्रॉन को या विड्रॉ करेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड क्रिएट होगा। अभी तो 4 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड हटेगा तो 2 ही बचेंगे, सॉरी एक हटेगा तो 3 बच जाएंगे। तो जब यह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा, मतलब कि यह CO2 इस रिएक्शन के दरमियान इलेक्ट्रोफाइल है। टेम्परेचर प्रेशर तो आपका रहेगा ही उतना 125 डिग्री सेल्सियस और 6 atm प्रेशर ऐसा। तो यहाँ से अब क्या होना है कि यह बेंजीन अपने पाई से अटैक करेगा कार्बन पे, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है होने नहीं देगा, अपना लोन पेयर दे देगा तुरंत। तो फिर कुछ ऐसा बन जाना है, ए डबल बॉन्ड O कुछ ऐसा और C डबल बॉन्ड O माइनस और अब Na+ यहाँ आ जाना है। साथ ही साथ यहाँ एक हाइड्रोजन था तो वो हाइड्रोजन तो भी बना हुआ रहेगा, दिस वन ऐसा। अगेन अगला स्टेप में अब क्या होगा कि डीप्रोटोनेशन, जो एरोमेटिसिटी है बेंजीन का वह रिटेन करेगा, तो उसके लिए इस बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट करवाओगे और वापस इसको ऑक्सीजन को देगो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब यह कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। यहाँ सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, अब यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और माइनस Na+। अब बात है कि जब बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किए तो हाइड्रोजन तो H+ बन गया ना, प्रोटॉन E कहाँ जाएगा, तो यही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसको लेगा, मतलब ये H+ चला जाएगा यहाँ, तो ये बन जाना है OH ऐसा। तो यहाँ से अब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट के जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। फाइनली जो है इसका आप एसिडिफिकेशन करवा दो तो एसिड का प्रोटॉन को ले लेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो यह Na+ यहाँ भी हो सकता था, लेकिन बताए थे कि यह हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल का हाइड्रोजन, दोनों में कार्बोक्सिल का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, रीजन बताया गया है पीछे, इसलिए यह यहीं रहेगा। और फाइनली आप इसका एसिडिफिकेशन करवाओगे यदि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो H+Cl- या H+ जाकर के इस O- से अटैच हो जाएगा और बन जाएगा प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड ऐसा। सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से ऐसा। और यह Na+ और Cl- बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NaCl एंड दिस इज द प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, तो एक तो डायरेक्ट इससे दे देगा रिएक्शन कि द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल यूजिंग CO2 एंड अल्कली इज नोन एज, तो कॉप्स कार्बोक्सिलेशन। या ऐसे पूछेगा कि कॉप्स कार्बोक्सिलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में तो पूछा ही जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी में जो है अलग भी आ सकता है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ता है इसमें तो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे कि मेटा पे कि पारा पे, तो ऑर्थो पे हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन में। अब जो यह सैलिसाइलिक एसिड बना है यह बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस सैलिसाइलिक एसिड से हम लोग कई इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं। मेडिकल पर्पस से हम लोग मेडिसिन के रूप में उन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला कि यह जो सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड जो है, सैलिसाइलिक एसिड यदि आप इसका एसिटाइलेशन करते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यदि इसको ट्रीट करवाते हो, सॉल्ट यहाँ रहेगा, जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी का सॉल्ट, जो कि यहाँ बेस का काम करेगा ऐसा। तो रिएक्शन होगा और रिएक्शन हो करके जो है इतना यहाँ से हो जाना है बाहर, और यदि इतना बाहर हो जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ज़रा देखें हम लोग।
तो ये जाना है O, C डबल बॉन्ड O, CH3COOH, साथ में साइड प्रोडक्ट निकल गया यहाँ से एसिटिक एसिड, ऐसा। दिस इज कॉल्ड एस्पिरिन, या यूपीएससी नाम लिखिएगा तो या एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन 1 और ये हो गया 2, तो 2 और उस पूरे ग्रुप को बोलेंगे एसिटॉक्सी एंड बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन जो है ना एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक वैसे मेडिसिन को बोलते हैं जो हाई फीवर में बॉडी टेम्परेचर को लो करता है, टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर में बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए है एंटीपायरेटिक। और एनाल्जेसिक होता है पेन रिलीविंग ड्रग, वही जब बहुत तेज बुखार हो और बॉडी काफ़ी पेन कर रहा हो तो उस समय जिसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन का एनाल्जेसिक कहलाता है। सो दिस इज पेन रिलीविंग ड्रग। तो इस तरह से इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूज हुआ इस एस्पिरिन का। और यह एस्पिरिन बना कैसे, तो सैलिसाइलिक एसिड का एसिटाइलेशन से। तो ऐसे जो है हम लोग एस्पिरिन का फॉर्मेशन करते हैं और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें एस्पिरिन का यूपीएससी नाम पूछता है या पूछेगा कि एस्पिरिन का कन्वर्सन जो हम लोग करते हैं सैलिसाइलिक एसिड से, तो उसमें से रिएजेंट क्या यूज होता है। तो रिएजेंट यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड है। यूज क्या है एस्पिरिन का समझ गए। और कई बार तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ही पूछ देता है, 4 कंपाउंड्स दिए हुए रहते हैं, पूछता है इसमें एस्पिरिन कौन है। तो एस्पिरिन में या एक एसिटॉक्सी ग्रुप होगा और दूसरा कार्बोक्सिल, अगल बगल एडजेसेंट पोजीशन पे, जिसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोल सकते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हम लोग एस्पिरिन बना लिए। इससे एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जिसको हम लोग की पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं, उसका सिंथेसिस भी किया जा सकता है इससे। आप इससे पैरासीटामोल भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे देखो, फिनॉल से आप पैरासीटामोल बना सकते हो। फिनॉल से, फिनॉल टू पैरासीटामोल, सैलिसाइलिक एसिड से नहीं बल्कि फिनॉल से। कैसे बनेगा ज़रा ध्यान देना है। फिनॉल आपने लिया और इसका नाइट्रेशन किया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और पारा। एक ही बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा बनने वाला है क्या, पारा नाइट्रोफिनॉल, OHNO2। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, तो सेपरेटेड सेपरेटेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन के मदद से दोनों को अलग कर लिया जाएगा। तो अलग करने के बाद हम लोग को ज़रूरत है पारा नाइट्रोफिनॉल से, OHNO2। और यह जो पारा नाइट्रोफिनॉल है, इसका टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यदि रिडक्शन कर दोगे तो यह NO2 ग्रुप बदल जाएगा NH2 में, तो OH और NH2 मतलब बन जाएगा पारा अमीनोफिनॉल। और इस पारा अमीनोफिनॉल से जो है बड़ा आसानी से हम लोग बना लेंगे पैरासीटामोल। कैसे, तो यह फिनॉल है और दिस वन इज अमीनो ग्रुप। अब फिर से इसका हम लोग एसिटाइलेशन करेंगे, वही एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हो आप ऐसे। तो यहाँ से जो है इतना हो जाना है बाहर, एसिटिक एसिड वाला पार्ट बाहर हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वही पैरासीटामोल है, NHCOCH3। दिस इज पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल तो हम लोग से अनजान नहीं है, बड़ा ही कॉमन मेडिसिन है फीवर के लिए। जब तेज बुखार में बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है तो पहला तो टेम्परेचर को लोअर डाउन भी करता है, एंटीपायरेटिक का काम करता है और उस बुखार को भी ठीक करता है। तो बड़ा ही कॉमन कंपाउंड है। यदि इसका IUPAC नाम लिखोगे
तो इसका आईयूपीएसी नाम ऐसा हो जाएगा। देखो ये अमाइड का है या अल्कोहल है, तो अमाइड तो मेन होता है, तो ई पूरा हो जाना है सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें से 1 2 3 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एन, तो 4 पे है तो एन पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल, और इधर 2 कार्बन का अमाइड है तो इथानामाइड या इथानामाइड। अच्छा, तो यूजिंग फिनॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर para nitrophenol, which can be easily prepared by nitration with dilute nitric acid followed by steam distillation. The para nitrophenol then reduced to para aminophenol, and finally the acetylation of para aminophenol with acetic anhydride yields paracetamol. तो ऐसे हम लोग paracetamol भी बना लेते हैं। ये तो फिनॉल से बना, सैलिसाइलिक एसिड से नहीं। सैलिसाइलिक एसिड से सबसे पहले हम लोग एस्पिरिन बनाए। अब सैलिसाइलिक एसिड से ही और इम्पॉर्टेंट एक मेडिसिन बनता है, क्या जरा देखते हैं। सैलिसाइलिक एसिड से ही एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन बनेगा। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या है? तो जो सैलिसाइलिक एसिड है, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड। इस सैलिसाइलिक एसिड का हम लोग एस्टरिफिकेशन करवाते हैं। सैलिसाइलिक एसिड का किसके साथ? मिथेनॉल के साथ। मिथेनॉल के साथ ड्राई HCl के प्रेजेंस में। मैंने सिंपल सा एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम लोग अल्कोहल में देखे हैं, ड्राई HCl के साथ। तो यहाँ से ही H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा, और H2O का एलिमिनेशन होकर के जो कंपाउंड बनेगा वो HCOOCH3, दिस इज मिथाइल सैलिसाइलेट। और यह मिथाइल सैलिसाइलेट जो है एक कंस्टिट्यूएंट है, एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, देखो विंटर ग्रीन जो है एक पौधा होता है, और विंटर ग्रीन्स का नाम क्यों है कि जैसे जाड़े के मौसम में जब पतझड़ का मौसम आता है तो सारे पेड़ पौधे का जो है पत्तियां झड़ जाती हैं और वह सूखा टाइप का लगेगा, जैसे कि अब जान ही नहीं है उसमें। लेकिन उस समय भी यह पौधा जो है एकदम हरा भरा रहता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड विंटर ग्रीन, कि ठंड के मौसम में भी हरा भरा है। और उस विंटर ग्रीन पौधा से जो है एक ऑयल मिलता है, तेल, जिसका इस्तेमाल लोग करता है जो स्केलेटल पेन होते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। जैसे घुटने में दर्द है, केवनी में दर्द है, जहाँ जहाँ स्केलेटन पे जहाँ हम लोग का हड्डी का जोड़ होता है उससे रिलेटेड जो पेन होते हैं, दर्द, उससे छुटकारा पाने के लिए इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तेल में जो केमिकल कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वह मिथाइल सैलिसाइलेट होता है। तो तेल तो नेचुरल हो गया ना। उसी को यदि हम लोग सिंथेटिकली बनाएं तो ऐसे कि फिनॉल से पहले आप सैलिसाइलिक एसिड बनाओ और उसका एस्टरिफिकेशन करो मिथेनॉल के साथ, तो मिथाइल सैलिसाइलेट बनेगा। और ये वही है विंटर ग्रीन में जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, जो कि मेडिसिनल वैल्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वाह। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग बना लिए। और यह एक ऑयली लिक्विड होता है, ऑयल के जैसा। बॉइलिंग पॉइंट 500 केल्विन के आसपास होता है इसका। साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है परफ्यूम वगैरह बनाने में, अलग अलग फ्लेवर परफ्यूम का देने के लिए। उसके बाद सैलिसाइलिक एसिड से ही एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन बनाया जाता है, सेलॉल। सेलॉल के नाम से जानते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है कि सैलिसाइलिक एसिड को फिनॉल से ट्रीट करवाया जाता है, फिनॉल से, POCl3 के प्रेजेंस में।
तो जब सैलिसाइलिक एसिड को फिनॉल से ट्रीट करवाओगे POCl3 के प्रेजेंस में तो अगेन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही होता है, और इस बार जो कंपाउंड बनता है दिस इज फिनाइल सैलिसाइलेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेलॉल। एंड व्हाट इज सेलॉल? सो सेलॉल इज यूज्ड एज एन इंटरनल एंटीसेप्टिक। देखो एंटीसेप्टिक जो है उस प्रकार के ड्रग या मेडिसिन को बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, माने घाव वगैरह ठीक करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेटॉल है, बोरोप्लस है, ये सारे एंटीसेप्टिक है कि कहीं लोग कट छट गया तो वहाँ डेटॉल लगा देता है या बोरोप्लस लगा देता है, ये सारे चीज़। तो ये हुए एंटीसेप्टिक। अब उसमें से डेटॉल वैसा एंटीसेप्टिक है जिसका यूज आप एक्सटर्नली करोगे कि बाहर कहीं कट छट गए हो, कहीं घाव है तो वहाँ लोग डेटॉल लगाता है तो थोड़ा राहत मिलता है। लेकिन बॉडी के अंदर यदि कहीं घाव हुआ है, अल्सर के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, बॉडी के अंदर कहीं कुछ डैमेज हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए तो डेटॉल पी नहीं जाओगे, पीना नहीं है उसको। तो उस केस में जो मेडिसिन का यूज करते हैं वह कहलाता है इंटरनल एंटीसेप्टिक, मतलब बॉडी के अंदर जो परेशानी हो और उसको ठीक करने के लिए जो दवाई यूज हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करने के लिए, वे होते हैं इंटरनल एंटीसेप्टिक। और वही इंटरनल एंटीसेप्टिक है या सेलॉल। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन ही हुआ जो कि वाइट सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 316 केल्विन, या वाइट सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 316 केल्विन। तो सॉलिड है, इसका मतलब कि इसका यूज़ टैबलेट के रूप में किया जा रहा होगा या किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कॉप्स कार्बोक्सिलेशन से पहले तो सैलिसाइलिक एसिड बनाए, और उस सैलिसाइलिक एसिड से 3 इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड एस्पिरिन जो कि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में इस्तेमाल होता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो स्केलेटल पेन को रिलीव करने के लिए, साथ ही साथ उसका यूज जो है हम लोग परफ्यूमरी वगैरह के लिए भी करते हैं, और तीसरा या सेलॉल जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल एंटीसेप्टिक है। बीच में हम लोग पैरासीटामोल भी बनाए, लेकिन वह पैरासीटामोल सैलिसाइलिक एसिड से नहीं बल्कि पैराअमीनोफिनॉल से बनता है। तो इस तरह से यह कॉप्स कार्बोक्सिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे हम लोग देख रहे हैं कई यूजफुल कंपाउंड बनाए जा रहे हैं इससे। अब इसी के जैसा एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको कि हम लोग रीमर-टीमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाया जाएगा इस रिएक्शन से जिसको कि हम लोग रीमर-टीमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रीमर-टीमैन रिएक्शन शॉर्ट में रिएक्शन है क्या? तो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, CaCl3 इज क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली एक्वस NaOH और KOH, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म in the presence of alkali at about 340 Kelvin followed by acidic hydrolysis or acidification to give salicylaldehyde is known as रीमर-टीमैन रिएक्शन। कि इसमें फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से मीडियम अगेन बेसिक है, और बेसिक मीडियम है मतलब फिनॉल यहाँ रिएक्शन नहीं करेगा बल्कि वह फिनॉक्साइड के रूप में कन्वर्ट होकर के। तो फिनॉल यदि क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करे बेसिक मीडियम में इस टेम्परेचर के आसपास और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बाद में इसका एसिडिफिकेशन किया जाए, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा तो सैलिसाइलल्डिहाइड बनेगा। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टीमैन रिएक्शन। बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जामिनेशन में लगातार, चाहे वह बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, लगातार क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से या इस रिएक्शन से आता है। ऑब्जेक्टिव भी इससे बनते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये इसके लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे,
नोट्स लिखना आएगा या फिर और कुछ आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी बनता है। और ऑब्जेक्टिव क्या बनता है इससे, तो ऑब्जेक्टिव बनता है इसके मैकेनिज्म से। इलेक्ट्रोफाइल, चूँकि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसमें। तो आप लिए हो क्लोरोफॉर्म, मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे हम लोग। क्लोरोफॉर्म आप लिए, क्लोरोफॉर्म में कार्बन से 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों एटम जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, तो बदले में कार्बन जो है सो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और यह हाइड्रोजन हो जाएगा एसिडिक नेचर का। तो क्या हुआ कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन तीनों क्लोरीन ले रहा है, तो कार्बन किसका इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन बन जाएगा एसिडिक। और अब जो यहाँ अल्कली इस्तेमाल हम लोग किए हैं वह अल्कली फिर इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि एक क्लोरीन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे करके हटा दो, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो और H+ चला जाएगा बेस के साथ, तो ये बनेगा CCl 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl- एंड अगेन OH- प्लस H+ H2O। और यह जो है दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द रीमर-टिमन रिएक्शन। यही एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीमर-टिमन रिएक्शन के दरमियान इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, तो डाइक्लोरोकार्बिन। इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जो है यह एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब यह जो इलेक्ट्रोफाइल है, चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला स्टेप यही होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। अब जब आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिए तो अब कैसे जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस तक पहुंचेगा, रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको एकदम बेहद जरूरी है याद करना कि रिएक्शन के दरमियान इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, डाइक्लोरोकार्बिन। अब जो आप लिए थे फिनॉल, यूज कर रहे हो बेसिक मीडियम, तो यह फिनॉल जो है बेसिक मीडियम में तो कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में, फिनॉक्साइड सॉल्ट में, ऐसा O- Na+ प्लस H2O फिनॉक्साइड सॉल्ट। और अब यह फिनॉक्साइड सॉल्ट जो है ना इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन करेगा। और कैसे कंबाइन करेगा, तो बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके थ्रू कंबाइन करेगा ऐसा, या डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल लेकर के चलना है प्लस डाइक्लोरोकार्बिन ऐसा, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव आएगा कार्बन पे, तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। अब यहाँ डबल बॉन्ड O, ये दोनों डबल बॉन्ड रहे, एक हाइड्रोजन यहाँ था, अभी कार्बन Cl 2 इलेक्ट्रॉन तो इस पर पहले से है, और यहाँ अब Na+ आ जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 वैलेंसी से एक ज़्यादा। अब यहाँ से इस एरोमेटिक सिस्टम का एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए जो है इस बॉन्ड को वापस यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये चला जाएगा यहाँ। अभी जो H+ बनेगा, इस H+ को ले लेगा C-, तो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा O-, और यहाँ चला जाएगा Na+, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और ये हो गया C में 2 Cl और एक, अब यहाँ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। एक बात आप यहाँ पूछ सकते हो कि सर यह प्रोटॉन कार्बन के पास क्यों गया, नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के पास भी आ रहा है, तो यह ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं गया, तो ऑक्सीजन के साथ नहीं जाने के पीछे कारण है कि जब ऐसे दो एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो प्रोटॉन को लेगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी को बतलाता है, तो ये अनस्टेबल रहना नहीं चाहेगा, तुरंत प्रोटॉन लेकर के अपना अनस्टेबिलिटी खत्म करेगा और स्टेबल बन जाएगा ऐसा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो चलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन के दरमियान ये अल्कली जो लिए हैं वो एक्सेस में रहता है, तो यह अल्कली का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन में। अगेन कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और यह जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा SN2 वे में, तो कुछ ऐसा बनना है। ऊपर तो यह फिनॉक्साइड के फॉर्म में ही रहने वाला है, O- Na+, CH, और यहाँ OH जुड़ गया
और एक Cl और बचा। अगेन एक Cl और है तो फिर से एक बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है, फिर से एक बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये O माइनस Na+ CH OH और यहाँ Cl, तो एक बार फिर से अल्कली जो है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करके Cl हटा, पीछे से अटैक किया, SN2 अटैक। और अब क्या होगा कि उस कार्बन पे दो ये O माइनस Na+ H कार्बन, उसके बाद इसमें H OH और एक OH आ जाएगा। और हम लोग पढ़ें कि जो जेमिनल अल्कोहल होते हैं, जेमिनल अल्कोहल मतलब एक ही कार्बन पे जो दो OH ग्रुप होता है, इस टाइप के कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। और हाईली अनस्टेबल होंगे तो क्या होगा कि H2O का एलिमिनेशन होगा। इसको आप यहाँ शिफ्ट करो और यहाँ H2O बाहर होगा और ये कुछ ऐसा बन जाना है, ये O माइनस Na+ C डबल बॉन्ड OH। अब फाइनली इसका हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं। तो जब इसका आप एसिडिफिकेशन करोगे तो एसिडिफिकेशन में जो है जैसे डाइल्यूट HCl के साथ कर रहे हो तो इसका एसिड का प्रोटॉन चला जाएगा वो माइनस के पास और ये बन जाएगा मेन प्रोडक्ट हम लोग का। तो बड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन कंसेप्ट एक ही है कि शुरू में बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा अटैक होना है इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन पे, और उसके बाद वह जो डाइक्लोरोकार्बिन का जो कार्बन है उसमें जो दो क्लोरीन है वो दोनों क्लोरीन एक एक करके रिप्लेस करेंगे हाइड्रोक्सिल के द्वारा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा SN2 वे में, और फिर फाइनली जो है ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ और नोटिस करने वाला है, और वह बात क्या है कि रीमर टीमन रिएक्शन में दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, या एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही, और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो रहा है बीच में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व है। कॉप्स में तो ऐसा नहीं था, वो तो केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, लेकिन रीमर टीमन में इलेक्ट्रोफिलिक और यहाँ से जो हट रहा है कार्बन का Cl वो इसके द्वारा या न्यूक्लियोफिलिक है, दोनों नेचर का। इसी रिएक्शन में यदि आप क्लोरोफॉर्म के जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते CCl4 तो सेम मैनर में जो है प्रोडक्ट यहाँ सैलिसाइलिक एसिड बनता, सैलिसाइलिक एसिड बनता। फिर मैकेनिज्म समझ गए हो, अच्छी बात है, एक बार रिवीजन कर लोगे याद हो जाएगा। नहीं समझे यदि तो जो कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको याद रखोगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बीच में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और 3 मोल अल्कली जो है इसमें इन्वॉल्व हुए, उतना बात जो है हम लोग याद रखेंगे तो मैकेनिज्म का नीड नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तो बता रहे थे कि यदि आप फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड से करते हो अल्कली के साथ, तो 4 मोल अल्कली इस बार इन्वॉल्व होने वाला है। ऐसा वही हीट तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा इस बार सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। क्लोरोफॉर्म लिए तो सैलिसाइल एल्डिहाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए तो सैलिसाइलिक एसिड, और मैकेनिज्म जो है सेम वे में होगा जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे क्लोरोफॉर्म के साथ। तो इस तरह से यह रीमर टीमन रिएक्शन जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन था समाप्त होता है। और इसमें से जो सैलिसाइल एल्डिहाइड बना वह सैलिसाइल एल्डिहाइड भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। किस नज़रिए से, इसको आगे हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे ही। ऐसे ही कुछ और नेमिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं फिनॉल का, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।